के पॉलिटिकल मिशन हैं और उसको कैसे रखना चाहते हैं कि वो उनके आगे का जो 2027 का जो राजनीतिक मिशन है, जो सपा के लिए भी और सत्ता के लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस समाधान की दिशा में बतौर मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव जी क्या योगदान करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं, ये हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, आपका स्वागत। नमस्कार दिवस न्यूज पावर में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको देखने और सुनने वाले सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। सर, बस आप क्या कहना चाहेंगे आपके इस 2027 के मिशन को लेकर के? 2027 के अभियान के लिए समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में सांगठनिक ढंग से लगे हुए हैं। संगठन को भी मजबूत बनाया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जन विरोधी नीतियों के और जनता पर होने वाले अत्याचार, विशेष रूप से पीड़ित समाज के लोगों का इस सरकार में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, सामाजिक एकता और सौहार्द को खत्म करने के लिए जो फिरका परस्ती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। और जो बातें जनता से छन के आ रही हैं, सब लोगों को 2027 का बेसब्री से इंतजार है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा और तमाम दुश्वारियों से, परेशानियों से, संकट से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हटे तो लोगों के कल्याण का रास्ता बने। सर, ये तो आपने बताया कि 2027 के मिशन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो आपका सत्ता पक्ष है जिस तरह से विपक्ष को टारगेट करके वो हमला कर रहा है, उसके समाधान की दृष्टि में जिस तरह से उसने जीएसटी को लेकर आगे सेरेमनी मनाया, उस जीएसटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको याद होना चाहिए, जब 12 बजे रात में पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुला करके प्रधानमंत्री महोदय ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर जीएसटी लागू किया था, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने बेबाक रूप से कहा था कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा गरीबों को गरीब बनाएगी, अमीरों को अमीर बनाएगी। और कालांतर में चल करके 8.5 साल के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात को महसूस किया कि इस जीएसटी ने 8.5 साल में देश के व्यवसाय का, देश के व्यापार का, देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, तो नया स्लैब लागू किया गया है। तो प्रधानमंत्री महोदय को तो देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने पूंजीपतियों के चक्कर में गरीबों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया, तमाम बेरोजगारी पैदा हुई, देश के अंदर महंगाई बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा, जिसका एकमात्र अगर कोई आदमी जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री जी। तो उन्हें तो 8.5 साल तक लगातार गलती किए जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बचत उत्सव मना रहे हैं। बचत उत्सव? ये इनका बचत उत्सव नहीं है, इनका पश्चाताप उत्सव है। लूट उत्सव भी कह सकते हैं आप, बचत की लूट उत्सव भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले लूटा और उसे बचा लिया, तो ये बचत जनता की लूट, अपनी लूट को बचाने ये जो इनकी जीएसटी का स्लैब था, वो जनता के लिए लूट तंत्र था। राइट। तो लूट तंत्र को या जीएसटी के नाकामियों को छिपाने के लिए ये इनका बचत उत्सव चल रहा है। इस बजट उत्सव में कुछ नहीं है, 8.5 साल की नाकामियों को छिपाने का एक तरीका है। अच्छा, तो जनता आपको लगता है कि इस बात को समझ पा रही है
कि वास्तव में ये लूट तंत्र का जश्न था या वास्तव में उसके लिए एक नई सेविंग का जश्न था? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो संस्थाएं लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करते थे, जो संस्थाएं संविधान को बचाने के लिए काम करते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता था, वह सरकार की चापलूसी में लगा हुआ है। हाँ, चल बताएं। और विशेष रूप से सरकार की योजनाओं का, जो योजनाएं कहीं से भी जनहित की योजनाएं नहीं है, जो योजनाएं बेकारी पैदा कर रही हैं, बेरोजगारी पैदा कर रही हैं, जो योजनाएं महंगाई बढ़ा रही हैं, जो योजनाएं देश के अंदर फिरकापरस्ती पैदा कर रही हैं, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम करता है आज की तारीख में नेशनल मीडिया। धन्यवाद दूंगा आप जैसे लोगों को, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लगना चाहिए, महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं टीवी चैनल को देखने के बजाय छोटे चैनल, समाचार के लिए ये छोटे चैनल, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जनता को ज्यादा विश्वास हो रहा है। और बहुमत में ये लोग सरकार के फेलियर को दिखा रहे हैं। वो सच तो लोगों को विश्वास है इस साथियों पर कि हकीकत दिखा रहे हैं, और जनता अगर उसको ज्यादा देख रही है तो इसका मतलब है कि जनता इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रही, समझ रही है और परिवर्तन के लिए अग्रेसिव है। तो आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन 2027 समाजवादी पार्टी के मिशन को पूरा करने में सफल हो जाएगी? निश्चित तौर पर 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए कि 2012 से 17 के बीच में जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बनी थी, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सड़कों के निर्माण के संबंध में हो, यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए हो, वो सारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद करने का काम किया है। इस सरकार के जिम्मे सिर्फ लोगों को डांच देना, लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करना, धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा करना, इसके अलावा दूसरा कोई काम सरकार के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सब लोग अच्छा सोचते हैं और कहीं न कहीं सबके मन में सरकार के प्रति क्षोभ है, और लोग पश्चाताप कर रहे हैं, और लोग महसूस कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक छोटा सा अभी इशू आया, इकरा हसन जी जा रही थी कुछ लोगों से मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन हो गया उन लोगों की तरफ जिन्होंने गलती सिर्फ इतनी कर दी कि आई लव मोहम्मद। खतरनाक हो गया, इतना बड़ा इशू हो सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा बुलडोजर, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बुलडोजर स्कीम तुम्हारी राष्ट्रद्रोह का असली चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट उसे इत्तेफाक नहीं रखता। एक गंभीर प्रश्न है ये, आखिरकार आजादी के अमृत काल में ऐसा क्यों लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने धर्म और जात के आधार पर लव यू कहना पड़ रहा है या प्रेम प्रदर्शित करना पड़ रहा है? भारत लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने की हमारा संविधान इजाजत देता है। तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिस पर लोगों को अंदर से पीड़ा हो रही है, तो इस तरह की बातें निकल करके आ जाती हैं। जहां तक सांसद जी का बात का मामला है, तो एक सांसद ही नहीं, कई जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें हाउस अरेस्ट करती है, दौरा नहीं करने देती, क्षेत्रों में जाने नहीं देती। तो ये तो सरकार की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। सबको अपनी जनता से मिलने का हक हासिल है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो अपने क्षेत्र में अपनी जनता से क्यों नहीं मिलेंगे? या हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो देश के अंदर कहीं कोई भी घटना होती है तो हमारे देश की परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है,
आम आदमी भी दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है, पड़ोसी के यहाँ सुख दुख में शामिल होता है। तो हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं भी कोई घटना होगी तो उसमें जाने देना चाहिए और जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यह सरकार डिक्टेटर है, तानाशाही की सरकार है, इसलिए लोगों के ऊपर रोक लगाती है, हाउस अरेस्ट करती है। ये बिल्कुल निंदनीय है और एक कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। सर, एक छोटी सी घटना घटी थी लद्दाख में हुई। अभी गांधी का हमने जन्मदिन मनाया, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया। गांधी का जन्मदिन भारतीय संविधान की प्रथम लाइनों में से आता है। उनका संस्कार, उनकी सोच, उनकी दृष्टि, लाल बहादुर शास्त्री की दृष्टि और उनके जीवन के स्टाइल संविधान के कर्तव्यों की कहानी लिखता है। ये सब संविधान की लाइनों में लिखित हैं। उसके बावजूद संविधान और गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे देश नहीं पूरी दुनिया परिचित है, पर्यावरणविद भी हैं और लद्दाख के लोगों को तकनीकी शिक्षा में लगातार उन्होंने प्रयास किया कि लद्दाख के बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े, नई शिक्षा से जुड़े, देश और दुनिया को जाने। और साथ ही साथ उन्होंने देश के लिए काम किया, सेना के लिए काम किया, सैनिकों के लिए काम किया। एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाना, NSA लगा करके एक ऐसे व्यक्ति से अगर देश को खतरा है तो अब सरकार के ऊपर तो क्या कहा जा सकता है। उनकी पत्नी बेचारी लगातार उनके पीछा किया जा रहा है, लगातार अपने पीछा करने की, अपने जान पर खतरा होने की और अपने पति का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन सरकार उनको नोटिफिकेशन नहीं दे रही है। तो ये सरकार की तानाशाही का प्रतीक है। अब इस पर इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। अरेस्ट हुए, एक बात सिर्फ कही जा सकती है कि जो भी राष्ट्रभक्त होगा, जो भी जनता के लिए काम करेगा, जो जनहित का काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध में रहेगा या सरकार की नाकाम नीतियों की चर्चा करेगा, उसे जेल के अंदर जाना होगा। यह सरकार की पॉलिसी। तो ये फिर कैसा राष्ट्रवाद है? बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता। इसकी जो आरएसएस इसकी मतलब मदर इल्ला एक तरह से कह लीजिए, तो वो जिस राष्ट्रवाद के बार बार शब्दों को दोहरा करके बीजेपी को सत्ता में स्थापित करने की बुनियाद बनती है, उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रद्रोही 24 तारीख को वहां का युवाओं का उपद्रव होता, 26 तारीख को उस पर मुकदमा लादा जाता। उससे पहले की रात तक उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा नहीं था। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम, यह भारतीय जनता पार्टी के भावनात्मक शब्द हैं जो जनता के बीच में उच्चारित करके देशवासियों का भावनात्मक शोषण करते हैं। और इनके पास न राष्ट्रभक्ति का कोई एजेंडा है, न देश प्रेम का कोई एजेंडा है। यह बिल्कुल गरीबों के दुश्मन है। ये देश के पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो लगातार गरीबों और अमीरों के बीच की खाई बढ़ रही है। यह पूंजीपतियों की सरकार है, न तो राष्ट्रभक्तों की सरकार है, न देश प्रेमियों की सरकार है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, एनसीआरबी का रिपोर्ट 2024 के जो पुराना 2022 का डाटा रटा हुआ था इन लोगों के जुबान पर, उसका लेटेस्ट डाटा आ गया। अब वो कहता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है महिलाओं के शोषण के साथ, उनके अत्याचार के साथ, उनके बलात्कारी और छेड़छाड़ की घटनाओं में सबसे सर्वोत्तम टॉप पर है। न खाता न बही, जो जोगी बाबा कहा वो सही। ये डंडा मार सरकार चल रही है। न तो एनसीआरबी की रिपोर्ट सुनने वाली है, न तो विपक्ष की आवाज सुनने वाली है, न तो ये विधानसभा के अंदर तमाम मसलों समस्याओं पर चर्चा कराने वाले लोग हैं। यह लोग बुलडोजर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बुलडोजर ये हिंसा का प्रतीक है। बुलडोजर कहीं से सहिष्णुता का या सौहार्द का या सांप्रदायिक एकता का, सामाजिक एकता का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके पास केवल बुलडोजर एक शब्द है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, न कोई योजना है,
न तो जनता के लिए काम करने का मन है इनके पास। तो क्या विपक्ष और जनता इन्हें ऐसे मनमानी करने देगी? अब एसआईआर लेके यूपी में भी आने वाले हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन के सहयोग हिडन और फ्रंट पे भी तमाम सामने से दिखाई दे रहे हैं, उसको विपक्ष कैसे लड़ पाए? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आपको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। बिहार के अंदर आपने देखा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने मतदाता सूची की गड़बड़ी को लेकर के या एक बड़े पैमाने पर एक विशेष समाज के लोगों को मतदाता सूची से उनका नाम गायब करने की योजना बनाई थी, उसको फेल करते हुए उस पर काम कर रहे हैं और वोटर अधिकार रैली निकाले, संघर्ष किए। वह इस तरह का जो मामला है पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव से पहले होगा। उसके पहले जहां जहां भी असेंबली के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास बेईमानी के आधार पर चुनाव जीतने के अलावा दूसरा कुछ नहीं रह गया है। वो वोटर लिस्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सरकार के तमाम संसाधनों के माध्यम से चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन जनता सबसे बड़ी है और जनता के पास सबसे अधिक ताकत है। जनता अपने मतदान से सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन मतदाता सूची को ठीक करने पर लगा हुआ है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची में किसी का नाम छूट न जाए। जो किंवदंतियां हैं या सोसाइटी का ट्रुथ है, जो सोशल मीडिया से सुनने और देखने में समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने अपने टूल्स एंड टेक्निक यानी ईसी के कंधे पर और प्रशासन की ताकत से बिहार को अपने कब्जे में कर चुका है। राजनीतिक परिणामों की घोषणा अपने आप के कापियों में लिख लिया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। क्या उस सच को ये विपक्ष को डेमोरलाइज करने का प्रचार प्रसार है? ऐसा कुछ नहीं है। 67 लाख वोट यदि माइनस किए गए, 67 लाख वोटर लिस्ट से उनके नाम निकाले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनेगी। तो उससे आप सतर्क हैं? आप बचा लेंगे वो 67 लाख? हमने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित नेतागण लगातार अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और मतदाता सूची पे काम हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार का या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। थैंक यू सो मच सर। एक और छोटा सा अभी ध्यान आ रहा क्वेश्चन कि बच्चियां गई सेंटर पर एग्जाम देने के लिए, अभी लेटेस्ट स्टोरी है इनकी कि वहां पे जब गई तो कहते हैं कि सीट तो भरी हुई है, अब आप लोग की संख्या ज्यादा हो रही है, जबकि लिस्ट लगी हुई, लिस्ट पे उनका नाम लिखा हुआ। इसका मतलब इतना मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है कि जितने स्टूडेंट्स को वहां पे एग्जाम देना है वो सेंटर पर उतनी व्यवस्था ही नहीं है। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कतई तौर पर नौजवानों के भविष्य के प्रति सरकार चिंतित नहीं है, न तो उनकी परीक्षा के प्रति चिंतित है, न तो शिक्षा के प्रति चिंतित है। यही कारण है कि बार बार पेपर लीक होते हैं और सारी सरकारी नौकरियां ये ठेकेदारी प्रथा पर लागू हो रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो सरकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और वह कतई नहीं चाहती कोई परीक्षा में बैठे या कोई नौकरी करे। सबको, पूरे नौजवानों को सरकार ठेकेदारों का गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन नौजवान जागरूक हो चुका है। आपने लद्दाख में देखा, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, आपने बिहार के अंदर देखा, नौजवान व्यापक पैमाने पर आगे आकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी नौजवान लामबंद होकर के अपनी लड़ाई लड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय निकालकर बिजनेस न्यूज पावर को दिया न्याय मित्र भारत की बात में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बिजनेस न्यूज पावर की अगली मुलाकात आपको नए प्रोग्राम, नए पॉडकास्ट में होगी। मोस्ट वेलकम टू बिजनेस न्यूज पावर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सर आपसे एक छोटी सी अपील, क्या अपने व्यूवर्स को, अपने समाजवादी व्यूवर्स को जो आपने कहा, क्या हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोले? निश्चित तौर पर मैं लोगों से कहूंगा भी और मैं खुद भी आपके चैनल को शेयर करके, इसलिए कि आपका चैनल एक अच्छा प्रयास कर रहा है जनता की आवाज, लोगों की समस्याओं के संदर्भ में और
ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जी लोगों को जानना चाहिए, अवगत होना चाहिए। जी और अवगत होने के बाद भी सरकार बनाने के प्रति लोग धारणा बनाते हैं। जी। आपका चैनल जी। अच्छा प्रयास कर रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसा आपने कहा है पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।